युवा जनरेशन है और खासकर अगर हम बात करें हमारे चकराता असेंबली की, तो ये सौभाग्य मिला कि मैं वहाँ का प्रतिनिधित्व जो है लगातार करता आ रहा हूँ। 2 दशक से ज्यादा चकराता असेंबली से विधायक रह चुके हैं। राजनीति के माध्यम से जन सेवा करने का प्रयास किया है। ये लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने का इतना इजी है जितना लोग आसानी से बोल देते हैं कि लेगेसी आपको हर समय इम्तिहान दिया है हर 5 साल में। जी बिल्कुल। अभी जो जजरेट नाम की जो जगह है उसको लेके काफी सवाल उठते हैं और आज के युवा तो मानो कि हर दूसरा उठ के एक सवाल पूछता है कि जजरेट अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ। तकनीकी फेल्योर हो जाए तो उसके लिए भी आप क्या हमारे ऊपर तो दोषारोपण करेंगे। हमें जी उन्होंने केवल एडवर्टीजमेंट पे ही हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। ये सवाल उठाना लाजमी भी तो होना चाहिए सदन। पोस्ट ऑफिस में डाकिया भर्ती की या फिर बात करो प्राइमरी शिक्षक की। प्रश्न पत्र अगर लीक हो रहे हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी है? तो सरकार की है। और ये स्वाभिमान मोर्चा है, यूकेडी है और आपका बीजेपी तो है। ये तो सीधे सीधे बीएचपी और आरएसएस के जो है कोष में गया है पैसे। जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे जैसे कि मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हमारे साथ है उत्तराखंड की राजनीति का एक जाना पहचाना चेहरा, चकराता विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व नेता प्रतिपक्ष। तो फिर बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं चकराता विधानसभा से 6 बार विधायक श्री प्रीतम सिंह जी का। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पर। सर आपने 1988 में चकराता ब्लॉक प्रमुख से अपनी राजनीति स्टार्ट। आज के दौर में आपको क्या लगता है राजनीति एक करियर ऑप्शन है या फिर एक समाज सेवा के रूप में आप इसको देखते हो? ये बात सही है कि 1988 में मैंने ब्लॉक प्रमुख के रूप में अपने राजनीतिक जीवन को प्रारंभ करने का काम राजनीतिक वातावरण में रहा तो स्वाभाविक बात है ये जज्बा जागा कि हम राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करने का काम करें। लेकिन आज जो हालात है, जो स्थितियां हैं, उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि राजनीति में जिस तरीके से जो राजनीति से जुड़े हुए आम जन देखने का काम करते हैं वो बहुत दुखद है। ऐसा लगता है कि जैसे राजनीतिक व्यक्ति पर जो है कोई भी बात कह दो तो उसका जो है कुछ होगा नहीं। अब क्योंकि हम ऐसी स्थिति में हैं कि राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं और पूरा जीवन राजनीति को दिया है और राजनीति के माध्यम से जन सेवा करने का प्रयास किया है तो इसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं सर, आज के जो युवा जनरेशन है और खासकर अगर हम बात करें हमारे चकराता असेंबली की, तो आज की डेट में कई युवा नेता हैं, कई राजनेता जो युवा हैं वो आगे आ रहे हैं और राजनीति अपना करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं। तो ये पॉइंट वैलिड है कि हम राजनीति को एक करियर ऑप्शन की तरह देख सकते हैं? नहीं, देखिए राजनीति करियर ऑप्शन के रूप में तो नहीं देखा जा सकता है। राजनीति को समाज सेवा की दृष्टिगत देखा जा सकता है। ठीक है, बहुत हर आदमी को अधिकार है राजनीति को चुनना चाहे या कोई और करियर को आगे बढ़ाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। ये निर्भर करता है जो व्यक्ति इस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। सर आप 2 दशक से ज्यादा चकराता असेंबली से विधायक रह चुके हैं और अभी वर्तमान में भी आप विधायक हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही सदन में एक लेगेसी को लेके बात उठती है। ये लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने का इतना इजी है जितना लोग आसानी से बोल देते हैं कि लेगेसी आपको कैरी फॉरवर्ड करने को मिली है बस। कि सही बात, लेगेसी मुझे मिली, लेकिन लोकतंत्र में तो हर 5 साल बाद परीक्षा देते हैं और हर 5 साल बाद जो है जनता फैसला करती है जी कि हम पास हो या फिर। लेगेसी कहना बहुत आसान होता है लेकिन उसको आगे ले जाने की जो बात उठती है ये व्यक्ति पर निर्भर करती है। मुझे भी लेगेसी मिली है लेकिन उसके बाद तो मैंने हर समय इम्तिहान दिया है हर 5 साल में के बीच में जाके और लोगों ने जो है अपना प्यार स्नेह जो है दिया है। इसके लिए मैं चकराता के लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी सर रूलिंग पार्टी बीजेपी है, आप बीजेपी गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस है उसको और जो कांग्रेस पार्टी का गवर्नेंस रहा हमारे उत्तराखंड में उसको आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो या फिर कैसे उसको देखते हो? देखिए मेरे देखने से कुछ नहीं होता, जो आम जन है वो क्या देख रहा है। जब हम चकराता की बात करते हैं तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं वहाँ का प्रतिनिधित्व जो है लगातार करता आ रहा हूँ और जब सरकार में रहे तो हमने पूरी ताकत के साथ विकास करने का काम किया है। अब मुझे बताइए ना, देखिए हमारे यहाँ एक तहसील थी, आज 3 तहसीलें हैं। जी बिल्कुल। यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, हमने 2 डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया। यहाँ कोई पॉलिटेक्निक नहीं था, हमने 2 पॉलिटेक्निक खोलने का काम किया। हमने आश्रम पद्धति में एक विद्यालय खोलने का काम किया है। हमने इसी तरीके से लाखा मंडल के अंदर और अन्य जगह पर जो है ITI खोलने का काम किया है। तमाम सड़कें हैं, उन सड़कों को सुदृढ़ करने का काम किया। हमने गेट प्रणाली जो है वो चकराता
और कालसी के बीच इसको समाप्त करने का काम किया। हमने सड़क की स्थिति बहुत जर्जर थी, सुदृढ़ सड़क बनाने का काम किया। हमने एकलव्य विद्यालय कालसी में खोलने का काम किया। कस्तूरबा बालिका विद्यालय एक यूनिक के अंदर एक जी कोरबा में खोलने का काम किया। हाई स्कूल इंटर कॉलेज खोलने का काम किया। चाहे सैयक अस्पताल की बात हो, तो हमने पूरी ताकत के साथ ये प्रयास किया, कोशिश की कि हम चक्रोता को विकास के रास्ते में आगे ले जाने का काम करें। और मैं आज कह सकता हूँ कि हमने रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से जो है चक्रोता के प्रत्येक गांव को जोड़ने का प्रयास किया। और इस बात को मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ, प्रवृत्ति क्षेत्र में जो विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं में चक्रोता में सबसे ज्यादा रोड कनेक्टिविटी है। 4 से 3 या 4 गांव ऐसे होंगे जहाँ रोड नहीं पहुंच पाई। तो हमने हर दिशा में ये प्रयास किया और आज उसी की परिणति है कि पर्यटन की गतिविधियां चक्रोता में बड़े तेज के साथ बढ़ रही है। वहाँ के स्थानीय लोगों को जो है रोजगार मिला है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमको जनजाति का दर्जा मिला जी। और जनजाति का दर्जा मिलने के बाद जो है हमारी जमीन कोई खरीद नहीं सकता, हम बेच नहीं सकते। जी सर। तो अगर हमारी जमीन बेची जा सकती होती तो अब तक तो पूरा चक्रोता बिक गया होता, लेकिन हम बेच नहीं सकते, इसलिए हमारे स्थानीय लोग ही जो है काम कर रहे। हमने कोशिश की कि चौमुखी विकास जो चक्रोता का। सर, विपक्ष कई बार ये सवाल उठाता रहता है, जैसे आप 2 दशक से ज्यादा चक्राता असेंबली से विधायक रहे हैं। विपक्ष सवाल इस बारे में भी उठाता है कि जैसे आप अपनी अभी बात करिए रोड कनेक्टिविटी को लेकर, अभी जो जजरेट नाम की जो जगह है उसको लेके काफी सवाल उठते हैं। और आज के युवा तो मानो कि हर दूसरा उठ के एक सवाल पूछता है कि जजरेट अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ। हादसे हो चुके हैं, कई बलियां वहां लग चुकी है, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आपकी जानकारी में होना चाहिए और जो लोग प्रश्न करते हैं उन्हें कोई विचारों को पूरी जानकारी नहीं, वो जानकारी नहीं चाहिए। क्या ये सड़क जब तक टूकू इस्टेब्लिशमेंट के पास थी तो ऐसी थी जैसी आज? ये हालत तो सुनो, गेट प्रणाली थी तो तब भी क्या ये स्थिति थी? देखिए, जजरेड में जो हमारे विभाग के लोग थे, पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम एक ऐसी कंक्रीट की दीवार खड़ी करेंगे जिससे क्या नाम है भूस्खलन रुक जाएगा। और आपके सामने वो दीवार खड़ी भी की गई। अब अगर माना तकनीकी फेल्योर हो जाए तो उसके लिए भी आप क्या हमारे ऊपर दोषारोपण करेंगे? सही नहीं भाई, हर चीज को देखना चाहिए, समझना चाहिए। अब मैं कह सकता हूँ कि जब आप निकट भविष्य में देखेंगे तो इसको भी जो है पूरा करने का काम हम भी करें। लेकिन सर, ऐसा क्यों होता है कि सदन में विपक्ष की जो आवाज है वो फीकी पड़ जाती है? सरकार में हमी जी है, उन्होंने केवल एडवर्टीजमेंट पे ही हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। ये सवाल उठाना लाजमी भी तो होना चाहिए सदन में। ऐसा क्यों हो रहा है कि वहाँ ये सवाल नहीं उठाए जा रहे? देखिए, सदन में हम हर विषय को उठाने का काम करते हैं, चाहे नौजवानों से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था का प्रश्न हो, जो भी प्रश्न है हमने सदन के अंदर उठाने का काम किया। आपने कहा कि एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्च किया तो भ्रष्टाचार में नहीं आता। जी बिल्कुल। तो हमने उसको उठाया। देखिए, ये बात दिगर है कि जब हम सदन में अपनी बात बोलते हैं तो नेता प्रतिपक्ष को जो है ये अवसर रहता है कि वो जितना बोल सके उतना बोल सके। लेकिन जब हम विधायक लोग बोलते हैं, हमारे पास सीमित समय होता है और हम कोशिश करते हैं उस सीमित समय में प्रदेश की जो समस्याएं हैं उनको उठाने का काम करें। और लगातार कांग्रेस को उठाती आ रही। और अब तो ऐसा भी नहीं है, अब तो वही जो क्लिपिंग है सदन की जो कार्रवाई है वो आम जन तक जा रही है। तो आपको कहीं लगा चक्रोता की आवाज नहीं उठी सदन के अंदर? बिल्कुल। सर, एक सवाल और है मेरा, उत्तराखंड के युवाओं का जो रोजगार है वो छीना जा रहा है, वो दिया जा रहा है बाहर के युवाओं के लिए। अगर बात करो पोस्ट ऑफिस में डाकिया भर्ती की या फिर बात करो प्राइमरी शिक्षक की, तो जो ये बाहर से लोग आ रहे हैं उनको रोजगार क्यों दिया जा रहा है? उत्तराखंड के लोगों का पहला हक होना चाहिए इसमें। तो बेरोजगारी इस प्रदेश की नहीं, देश की एक ऐसी समस्या है जिससे हर युवा जूझ रहा है। और आपने देखा भी होगा कि जब परीक्षाएं होती हैं तो लीक हो जाता है। उत्तराखंड में तो अक्सर ऐसे ही हुआ। बिल्कुल। और जब देश के अंदर नीट परीक्षा हो रही थी उसका प्रश्न पत्र भी लीक हुआ। तो प्रश्न पत्र अगर लीक हो रहे हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी है?
तो सरकार की है जी कि व्यवस्था को मजबूत करने का काम करे। और आपने कहा बाहर के युवाओं से, ये बात आपने कही कि बाहर के लोगों को जो है जिस तरीके से सरकार सरकारी सेवाओं में जो है भर्ती करने का काम कर रही है, उससे लोगों मांग कर। अब तो स्थिति ये हो गई, अब तो सीधी भर्ती तो हो नहीं रही, जी। अब भर्ती भी जो है ठेके के माध्यम से हो रही है। ठेके के माध्यम से भर्ती होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई किस तरीके से भर्ती होती है। सर अगर 2027 में कांग्रेस की सरकार आती तो पुरानी पेंशन्स को लेके सरकार का क्या रुख रहेगा? 2027 में जब हम अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे, उस चुनावी घोषणा पत्र में आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, जिसका कांग्रेस पार्टी जो है ये प्रयास करे कि जो चुनाव घोषणा पत्र में हमने बात कही है, चाहे पुरानी पेंशन या कोई भी जो बात हमने प्रदेश के हित में कही है, उसको सरकार आने पर पूरा करने का काम करे। अगर 2027 में कांग्रेस सरकार आती है तो जो इतने लंबे टाइम से देहरादून एक अस्थायी राजधानी बनी हुई, क्या उसको अस्थायी राजधानी बनाने का काम करेगी सरकार या फिर राजधानी शिफ्ट होकर सीधा गैरसैंण जाएगी? देखिए, ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय देश के अंदर 3 राज्यों का निर्माण हुआ। 2 राज्यों में अस्थायी राजधानी घोषित की गई, लेकिन देहरादून को अस्थायी राजधानी। जी बिल्कुल। अगर उस समय राजधानी के परिप्रेक्ष्य में निर्णय ले लिया गया होता तो शायद हम अस्थायी राजधानी की ओर देखते नहीं। दुर्भाग्य प्रदेश का, यहाँ पर अस्थायी राजधानी भी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है, अस्थायी राजधानी का कुछ पता नहीं। जी देखिए, जब कांग्रेस मेरा कहा ना घोषणा पत्र हम लिखेंगे और उसको हम जारी करेंगे, तो हम ये कोशिश करेंगे, ये प्रयास करेंगे कि राजधानी के परिप्रेक्ष्य में भी निर्णायक जो है हम काम। सर अभी कई लोग हैं और कई पार्टीज हैं जो उत्तराखंड में फॉर्म हो रही है, स्वाभिमान मोर्चा है, यूकेडी है और आपका बीजेपी तो है। हर कोई चक्राता का जो किला है उसको ढाने की कोशिश कर रहा है। क्या लगता है 2027 में कौन आपका एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होके आएगा? हर राजनीतिक दलों का उदय होता है और लोकतंत्र में होना भी चाहिए, और स्वस्थ लोकतंत्र की यही पहचान। अब आपने कहा कि किला ढाया जा सकता है या नहीं ढाया जा सकता है, ये हम नहीं तय करते, ये तो चक्रोता की जनता तय करे कि भाई किसको प्रतिनिधित्व देना चाहते, जिसे भी देंगे हम स्वागत करें। सर जैसे भी हाल ही में बंगाल में चुनाव हुए, वहाँ ममता बनर्जी की सरकार गिरा दी गई, तो बीजेपी सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि उत्तराखंड में जो इतने सालों से जो किला उन्होंने गिराया नहीं है, उसको किले गिराने के लिए पूरी भरपूर कोशिश कर रही है और कंपेयर कर रही है कि जैसे हमने बंगाल का किला गिराया वैसे ही हम चक्राता का किला भी गिराएंगे। पश्चिम बंगाल का जब हम जिक्र करते हैं तो पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसको आपने भी और हमने भी बड़े नजदीक से। पश्चिम बंगाल में 5 साल के कार्यकाल में सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स लगातार जो है पश्चिम बंगाल में सक्रिय रही, और जो सत्ता में थे उनके लोगों को जो है लगातार जो है जेल भेजने का काम करते रहे और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। उसके बाद जब चुनाव हुआ तो चुनाव में 2.5 लाख जो है अर्धसैनिक बलों को नामित किया गया, और तो और जो पश्चिम बंगाल का शासन था उसको दरकिनार किया गया। चुनाव आयोग जो है पार्टी बन गई। तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ा गया वो तो समझ लीजिए सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या, और ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम इस देश के गृह मंत्री प्रधानमंत्री किया है, भाजपा ने किया है। आपने कहा कि चक्रोते का किले को ढाना चाहते हैं, देखिए लोकतंत्र है, ये तो मैंने पहले कहा कि भाई ये तो लोग तय करें। अगर वहाँ कांग्रेस जीतती है तो हम चक्रोता को लोगों का आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद देंगे वहाँ के लोग। पर अगर नहीं भी जीतते हैं तो भाई जब हम चुनाव मैदान में जाते हैं, चुनाव में हार जीत तो एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कभी हम चुनाव हारते हैं कभी हम जीतते हैं। मैं समझता हूँ कि इसको स्पोर्ट्समैन की स्पीड से लेना चाहिए, न कि प्रतिद्वंद्विता के हिसाब से। सर एक बात और है, बीजेपी के पास एक बहुत ही आधुनिक या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी की वॉशिंग मशीन, उस वॉशिंग मशीन में कोई भी राजनेता, कोई भी अधिकारी, किसी को भी उसमें डालो तो दूसरी तरफ वो एकदम से साफ व्हाइट कॉलर के बाहर आता है। सही बात है, भाजपा में जो व्यक्ति सम्मिलित हो जाता है वो ऐसा लगता है सबसे ज्यादा ईमानदार। पहले सत्ता में बैठे लोगों ने आरोप लगाए, असम के जो मुख्यमंत्री है बड़े गंभीर आरोप लगाए, सादा स्कीम की बात कही, और जैसे वो बीजेपी में गए पाक साफ हो गए। जी बिल्कुल। आपके सामने है अजीत पवार जी, देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं इस बात को कहा था कि 70,000 करोड़ का जो है घोटाला इन्होंने किया, जैसे वो बीजेपी में गए सीधे उप मुख्यमंत्री बन गए। तो एक नहीं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जिसमें पहले बीजेपी
जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही और जैसे ही वो बीजेपी में चले गए तो पाक साफ हो गए। तो इनके पास होगी कोई वॉशिंग मशीन जिसकी वॉशिंग मशीन के माध्यम से वो धुलाई भी करते हैं और उनको दिखाई भी नहीं देता, और वो ये भी नहीं सोचते कि हमने पहले इनको भ्रष्ट कहा था, वो अपने आगे रहे, उनके आज उनके अपने ला करके ताजपोशी की जाती है। तो अब है ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। सर 2027 को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार डेफिनेटली बनने वाली है? नहीं, देखिए, हमने इस प्रदेश के अंदर परिवर्तन संकल्प यात्रा डालने का काम किया और 10 जनपदों को जो है 4 हिस्सों में विभक्त किया, और उसके बाद जब हम लोगों के बीच में गए तो जिस तरीके से लोग जो है कांग्रेस के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से लोगों ने बदलाव का मन बनाया है। और उसकी वजह है जिन लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, बड़े सनातन धर्म के ध्वज जो बनते हैं। आपको याद ही दिलाना चाहता हूँ, जब मंदिर निर्माण हो रहा था तो लोग जो है अक्षत के चावल लेकर आए थे जी। हरिद्वार पे उन्होंने दस्तक देने का काम किया कि अयोध्या से आए। उन्होंने राम मंदिर निर्माण में भी भ्रष्टाचार किया, राम मंदिर के लिए जो भूमि खरीदी उसमें भी भ्रष्टाचार किया। सरकार खुद कहती है 40 करोड़ लोगों ने जो है भगवान राम के दर्शन किए। तो जब 40 करोड़ लोग जो है भगवान राम के दर्शन के लिए गए तो उनकी जो श्रद्धा थी, उन्होंने श्रद्धा के अनुसार जो है भगवान राम के चरणों में जो भेंट अर्पित की। आज आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो खरबों की बात होती है। आज जो है 8 आदमियों को कह दिया कि इन्होंने चोरी की। इस ट्रस्ट का गठन किसने किया था? देश के प्रधानमंत्री ने किया था जी, बिल्कुल। चंपत राय थे। कौन है चंपत राय? और इसके साथ साथ आप देखिए जो मिश्रा थे वो तो प्रधानमंत्री के नाकेवाल थे। ऐसे लोगों को उन्होंने रखा, तो क्या बिना उनके संरक्षण के कोई चोरी कर सकता है? बिल्कुल। जहाँ सीसीटीवी फुटेज लगे हो तो वहां पर कोई इस तरह की हरकत कर सकता है? जब तक उससे संरक्षण था उनको बकरी का भला बना दिया। अब एसआईटी जांच हो रही है, एसआईटी जांच में क्या आएगा? जो सरकार चाहेगी वही आएगा, कुछ नहीं आने वाला। भैया जो वहां से करोड़ों और अरबों रुपए का जो घोटाला हुआ है, ये तो सीधे सीधे बीएचपी और आरएसएस के जो है कोष में गया ये पैसे। आपके सामने बद्रीनाथ मंदिर को जिन्होंने नहीं छोड़ा, केदारनाथ में सोने का प्रकरण है, उसको उन्होंने नहीं छोड़ा, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अंकिता भंडारी हत्याकांड हमारे सामने, महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं उसमें भाजपा के नेता संलिप्त है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया सरकार को चला रहे हैं। किसान सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है। एक विषय हो तो मैं कहूँ लंबी चौड़ी फेरिस्त है, और लोग जो है भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं और लोगों ने बदलाव का मन बनाया है। तो निश्चित रूप से 2027 में मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का परचम इस राज्य के अंदर लहराएगा। सर एक आखिरी, हमारे उत्तराखंड के युवाओं के लिए या फिर हमारे जौनसर बावर के युवाओं के लिए एक सीधा सा सिंपल सा मैसेज 2027 के लिए या फिर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या हो सकता है? मैं उत्तराखंड के लोगों से और नौजवान साथियों से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि आपने कांग्रेस की सरकार को भी बड़ी नजदीक से देखा और उसके साथ साथ बीजेपी की सरकार को भी बड़ी नजदीक से देखा। इसमें जो अंतर है मैं समझता हूँ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और हम तो एक ही बात उत्तराखंड के लोगों से कह सकते हैं कि हम अगर सरकार में आए तो हम पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार इस सूबे को देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद।